हेलो फ्रेंड्स, गुरु ITI नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोग निम्मी क्वेश्चन बैंक के सेमेस्टर फर्स्ट में 1 से 34 नंबर क्वेश्चन यानी कि 1 से लेकर के 34 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग उससे आगे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे अपने देख पा रहे होंगे 35 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फीलर गेज का उपयोग क्या है। इसके ऑप्शन है चौड़ाई की जांच करने के लिए, ऊंचाई की जांच करने के लिए, लंबाई की जांच करने के लिए, या ऑप्शन डी है मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करने के लिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें फीलर गेज के बारे में, जैसे फीलर गेज का जो ब्लेड होता है वो स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं। इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि फीलर गेज का जो ब्लेड का लंबाई होता है वो कितना होता है, तो 100 mm होता है। यानी कि फीलर गेज की ब्लेड की जो लंबाई होती है वो 100 mm होती है। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आप क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फीलर गेज का उपयोग क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है सो बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जाँच करने के लिए हम लोग फीलर गेज का उपयोग करते हैं। जैसे स्पार्क प्लग में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 आप देख पा रहे होंगे। इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये डायल कैलिपर है। इसका लिस्ट काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है 0.05 mm। सामान्य तौर पे जो वर्नियर कैलिपर होते हैं उसका जो है 0.02 mm होता है मीट्रिक प्रणाली में, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि डायल कैलिपर के लिए इसमें डायल जैसा बना हुआ है, इसका जो लिस्ट काउंट है 0.05 mm है, तो उसके हिसाब से हमको रीडिंग निकालना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो इसका है मेन स्केल डिवीज़न बना हुआ है और यहाँ पे डायल पे इसका जो है सो डायल का जो डिवीज़न बना हुआ है वर्नियर डिवीज़न बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाला बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो मेन स्केल डिवीज़न है यहाँ पे जो बना हुआ है आप 0, 1, 2, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन स्केल डिवीज़न है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कितने को पार कर चुका है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 1, ये 2, ये फिर 3, ये 2.5, यानी कि 2.10 मतलब कि यहाँ पे है जो 25 mm जो है वो क्रॉस कर चुका है। यानी कि एक MSD में जो है ये 25 mm के बराबर में चला गया, 25 mm के बराबर में चला गया। और वर्नियर में देखने के लिए हमको ये इसका लिस्ट काउंट दिमाग में होना चाहिए। तो लिस्ट काउंट इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कहाँ पे है लिखा हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ 10, 20, यहाँ कितना पे आके मैच कर गया है। यहाँ पे आप गौर से अगर देख पाएंगे तो देख पाएंगे कैमा लाइन मैच करेंगे कि 24वां लाइन मैच कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 20, 21, 22 यानी 24वां लाइन मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यानी कि एक MSD मेन स्केल डिवीज़न का मान कितना हो गया, एक मेन स्केल डिवीज़न का मान हो गया आपका यहाँ पे 10, 20 यानी कि 25 mm, यानी कि एक हो गया 25 mm आपका। और यहाँ पे देखेंगे वर्नियर वाला में, इसमें वाला में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये कांटा जो है वो 24वां लाइन से मैच कर रहा है, यानी कि एक VSD जो है वो 24वां लाइन से मैच कर रहा है। तो इसमें 24 को हम किससे गुना कर देंगे, यानी कि 0.05 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट काउंट ही दिया गया है 0.05 mm। तो फ्रेंड्स, हमारा टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा, एक तो हो गया मेन स्केल के लिए 25 mm, टोटल 25 mm ये हो गया, और दूसरा जिसको वो गुना किए हैं यानी कि 24 से गुना किए थे 0.05 लिस्ट काउंट के हिसाब से, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1.20 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1.20। तो टोटल रीडिंग हमारा कितना हो गया 26.20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा आपके बता दें, जैसे कि अगर ये डायल कैलिपर है तो इस पर पूछा जाता है कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये जो है सो रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका लिस्ट काउंट अभी मान लीजिए यहाँ पे डायल का दिया गया है तो यहाँ पे 0.05 है। कहीं पे आप देख पाएंगे कि इसका जो अगर लिस्ट काउंट है तो 0.01 mm करके रहेगा, तो वहाँ पे 0.01 mm करके ही काम में लाएंगे। कहीं पे अगर 0.02 दे दिया है तो वहाँ पे हम लोग 0.02 करके ही यूज में लाएंगे, और उसी हिसाब से हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे। अब इसमें डायल वाला में था 0.05 mm। नेक्स्ट फ्रेंड्स 37 में हम लोग देख पा रहे हैं
बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। फ्रेंड्स, गैंग ड्रिलिंग मशीन में ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, पहला है निष्क्रिय संचालन के लिए, नंबर बी में क्या लिखा है, ड्रिलिंग का बार बार संचालन, ऑप्शन सी में है निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, और ऑप्शन डी में है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। फ्रेंड्स, हम लोग अगर गैंग ड्रिलिंग मशीन के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग एक ही वर्किंग टेबल होता है जिसमें 4 से 6 स्पिंडल लगे होते हैं और सबका अलग अलग मोटर होता है। जैसे कि अगर आपको किसी पे अगर ड्रिलिंग का कार्य करना है तो अगर मान लीजिए कोई भी स्पिंडल में लगा हुआ है तो उसमें ड्रिल लगा हुआ है तो ड्रिलिंग का कार्य कर लेंगे। दूसरा स्पिंडल है उसमें अगर रिमर लगा हुआ है तो रिमिंग का कार्य कर लेंगे। तीसरा स्पिंडल है अगर उसमें कोई काउंटर सिंक टूल लगा हुआ है या काउंटर बोरिंग टूल लगा हुआ है तो वो यूज करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है सो वर्किंग टेबल तो एक ही है लेकिन स्पिंडल जो है 4 से 6 स्पिंडल होते हैं और सब के लिए अलग अलग मोटर है, यानी कि जो आपको ऑपरेशन करना होता है वो काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। मतलब इसमें हम लोग जैसे कि गैंग, इसका नाम ही है गैंग, यानी कि बहुत सारे इसमें जो स्पिंडल होते हैं, यानी कि 4 से 6 स्पिंडल होते हैं और एक स्पिंडल में हम लोग ड्रिलिंग लगा लेंगे, दूसरा स्पिंडल में हम लोग रिमर लगा लेंगे, तीसरा में हम लोग अगर गुना काटना है इंटरनल तो वहाँ पे टेप लगा लेंगे तो टैपिंग करने का काम हो जाएगा, या कोई काउंटर सिंकिंग करना है या काउंटर बोरिंग का कार्य करना है तो वो वाला टूल लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इस पर क्रमिक संचालन करने के लिए यूज में लाते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन में। नेक्स्ट है फ्रेंड 38 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डिस्क, दूसरा ऑप्शन है डायल और तीसरा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे ब्लेड और चौथा ऑप्शन है मेन स्केल। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डिस्क। इसका सही आंसर है डिस्क, लेकिन आपके निम्मी क्वेश्चन बैंक में इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डिस्क, लेकिन आपके निम्मी क्वेश्चन बैंक में डायल दे दिया गया है जो कि गलत है। फ्रेंड्स, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो स्टॉक होता है, स्टॉक का जो एक अभिन्न हिस्सा जो होता है वो होता है डिस्क। डायल जो है वो गलत है, डायल नहीं है, लेकिन आपके निम्मी क्वेश्चन बैंक में डायल दे दिया गया है, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड 39 नंबर क्वेश्चन, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम दें। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें कौन सा भाग है। यहाँ पे ये आपका फेरूल है। यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर क्वेश्चन जो है आपका सही है। आप जानते हैं फाइल के बारे में कि फाइल जो है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इससे हम लोग कोई भी अगर वर्क पीस है तो उस पर अनवांटेड मटेरियल जो होते हैं उसको हम लोग रिमूव करके हटा देते हैं फाइलिंग के द्वारा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे होंगे, इसके बहुत सारा हिस्सा हो गया, जैसे ये हैंडल हो गया, यहाँ पे इसका हील का अंदर भाग, जो अंदर में जो भाग हैंडल के अंदर चलाते हैं उसको हम लोग हील बोलते हैं। ये वाला भाग जो होता है इसको हम लोग शोल्डर बोलते हैं। तो ये इसका पॉइंट हो गया और इसकी लंबाई जो है हम लोग हील से लेकर के पॉइंट तक लेते हैं, यानी कि टोटल लेंथ जो है हील से लेकर के हम लोग पॉइंट तक ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो गया फेरूल। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे 40 नंबर क्वेश्चन है, जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सिंगल कट फाइल, दूसरा है कर्व कट फाइल, तीसरा है सेकेंड कट फाइल और चौथा है डबल कट फाइल। फ्रेंड्स, अगर जॉब को फिनिश्ड के साइज के करीब लाना है तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकेंड कट फाइल जो है जब हम लोग फिनिशिंग के करीब लाना होता है, स्मूथनेस लाना होता है तो वहाँ से सेकेंड कट फाइल। वैसे अदर फाइल की बात करें सिंगल कट में तो सिंगल कट ही है, ये इसमें भी स्मूथनेस आता है लेकिन ये इसमें कम मटेरियल काटता है, ये आपको जॉब को फिनिश्ड के करीब लाने में बहुत समय लगाएगा। दूसरा कर्व कट वो भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होता है आपका सेकंड कट फाइल और ऑप्शन डी में है डबल कट फाइल। डबल कट फाइल जो हो गया रफ कार्य के लिए हो गया, ये ज़्यादा मटेरियल काटेगा। लेकिन आपका पूछ रहा है कि जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड कट फाइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 41 नंबर क्वेश्चन, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं? फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है हैंड फाइल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में है बास्टर्ड फाइल, ऑप्शन सी है रास्प कट फाइल, ऑप्शन डी है सिंगल कट फाइल। फ्रेंड्स अगर समानांतर किनारे पूरी लंबाई में पूछे जाएंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा हैंड फाइल। हैंड फाइल में जो है समानांतर किनारे में पूरी लंबाई में कटे होते हैं। इसका जैसे कि एक साइड में जो है सो सिंगल कट कोई एक साइड होता है उसमें साइड में है ही नहीं, इसको हम लोग सेफ एज फाइल भी कहते हैं। अगर इसका नाम हैंड फाइल है इसे हम लोग सेफ एज फाइल भी कहते हैं। इसका एक साइड में सिंगल कट है और एक साइड में कोई कट नहीं रहता है। क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैंड फाइल। नेक्स्ट है फ्रेंड 42 नंबर क्वेश्चन, बेंच बाइस को बनाने की सामग्री यानी मटेरियल क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है टूल स्टील, ऑप्शन बी में दिया गया है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है मीडियम कार्बन स्टील और ऑप्शन डी है कास्ट आयरन। फ्रेंड्स आपको बेंच वाइस के बारे में बता दें, यह एक प्रकार का जैसे कि अगर कोई हमारे फिटर वर्कशॉप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वर्क पीस को पकड़ने के लिए यानी कि होल्डिंग डिवाइस, बेंच वाइस जो है एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है। हम लोग इसी में वर्क पीस को पकड़ते हैं। इसके बाद अगर हमें फाइलिंग करना हो या फिर कोई हेक्साइन करना हो या फिर कोई और भी कार्य करना है तो ये जो बेंच वाइस होता है वो क्लैंप द जॉब यानी कि जॉब को वर्क पीस को पकड़ने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि बेंच वाइस को बनाने के लिए किस सामग्री का या किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। इसकी पूरी बॉडी जो है वो कास्ट आयरन की बनी होती है, लेकिन हाँ इसका हैंडल या स्पिंडल जो होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। इसके अंदर में एक बॉक्स नट होता है जो फास्फोरस ब्रॉन्ज या कास्ट आयरन का बना होता है और ये नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रेंड्स इसके बॉडी के बारे में बात करें तो इसमें एक फिक्स जा एक मूवेबल जा भी होते हैं और इसकी पूरी बॉडी जो है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि बेंच वाइस का जो है साइज कैसे लिया जाता है, तो इसके जबड़े की चौड़ाई से हम लोग इसका साइज लेते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स 43 नंबर क्वेश्चन, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है? इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है वाइट वाश, दूसरा है पर्शियन ब्लू, तीसरा है कॉपर सल्फेट और चौथा है सेलुलोज लेकर। फ्रेंड्स ये चारों के चारों ऑप्शन तो आपके मार्किंग मीडिया से ही दिए गए हैं, लेकिन पूछ रहा है कि मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू थोड़ा सा सूखने में समय ज़्यादा लगाता है, लेकिन स्पष्ट रेखाएं जो है वो पर्शियन ब्लू ही दे पाता है। इस पर जो है लाइनिंग जो है मार्किंग लाइनिंग जो है वो साफ साफ दिखती है। इसके अलावा अगर वाइट वाश है तो वाइट वाश जो है सो रफ सतह पर जो मार्किंग करने के लिए हम लोग वाइट वाश का यूज करते हैं। कॉपर सल्फेट की बात कर लें ऑप्शन सी ऑफ कॉपर सल्फेट की, तो ये कॉपर सल्फेट जो होते हैं ये एक प्रकार मतलब जहरीला मार्किंग मीडिया है, तो इसे कहीं लैब वगैरह में ही यूज करते हैं हम लोग, फिटर वर्कशॉप में इसका यूज में नहीं लाते हैं। और ऑप्शन डी होता है सेलुलोज लेकर, तो सेलुलोज लेकर को जो है सो ये बहुत रंगों में मार्केट में मिलता है, थोड़ा महंगा होता है लेकिन कई रंगों में मिलता है, लेकिन इस पर भी लाइनिंग जो है वो साफ साफ दिखती है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से आपका देखा गया है कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं पालन करती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पर्शियन ब्लू। नेक्स्ट है फ्रेंड 44 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, स्लॉट एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? यानी कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो स्लॉट दिया गया है उसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है पहला जॉब को पकड़ने के लिए, दूसरा है आसानी से हैंडल करने के लिए, ऑप्शन सी है वजन कम करने के लिए और ऑप्शन डी है बेहतर दिखावट के लिए। फ्रेंड्स आपको एंगल प्लेट के बारे में बता दें, एंगल प्लेट जो है एक प्रकार का सपोर्टिंग टूल होता है। जब हम लोग मार्किंग करते हैं तो वहाँ पे हमें सरफेस प्लेट एंगल प्लेट की आवश्यकता होती है और एंगल प्लेट जो होता है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉब को पकड़ने के लिए, यानी कि जॉब को क्लैंप करने के लिए एंगल प्लेट में जो स्लॉट बना होता है वो जॉब को क्लैंप, हम लोग उसको नट बोल्ट के माध्यम से क्लैंप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 45 नंबर क्वेश्चन, राउंड
बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी अगर राउंड जॉब है या राउंड कोई रॉड है तो उसके केंद्र को हमको लोकेट करने के लिए, उसके केंद्र को निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए है जेनिक कैलिपर, ऑप्शन बी है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी है आउटसाइड कैलिपर और ऑप्शन डी है फर्म जॉइंट कैलिपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राउंड कोई जॉब है तो उसका सेंटर को चिन्हित करने के लिए, लोकेट करने के लिए हम लोग जेनिक कैलिपर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स जेनिक कैलिपर के बारे में आपको बता दें, इसका एक टांग तो सीधा रहता है लेकिन दूसरा टांग जो होता है वो 45 डिग्री पर अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। और जेनिक कैलिपर को हम लोग, और जैसे इसका नाम तो जेनिक कैलिपर है, उसका हम लोग उसको ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं, या इसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जैसे प्रश्न है कि राउंड जो जॉब है, जो राउंड रॉड है, उसको जो अगर सेंटर चिन्हित करना है तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, जेनिक कैलिपर का प्रयोग करेंगे। और इसका बहुत सारा नाम है, ये भी नाम पूछा जाता है कि इसके और कौन से नाम है, तो ऑड लेग कैलिपर हो गया, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 46 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को जो नाम है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, इसको ऑप्शन दिए गए हैं, एक में दिया गया है लेग, दूसरा में दिया गया है ऑप्शन बी में पेग, और ऑप्शन सी में दिया गया है वाशर, और ऑप्शन डी में दिया गया है फलक्रम। फ्रेंड्स चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये वाले हिस्से, ये डिवाइडर, ये वाला हिस्सा को हम लोग जहाँ पे जिसको बताया गया है इसी को हम लोग फलक्रम बोलते हैं। फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। और ये अगर बताया पूछा जाता है कि कोई भी डिवाइडर है तो उसका साइज़ कैसे लेते हैं, तो ये साइज लेने के लिए पॉइंट से लेकर के फलक्रम के सेंटर से, पॉइंट से लेकर के यहाँ पे पॉइंट हो गया इसका नीचे वाला हिस्सा, पॉइंट शार्प पॉइंट, और ये वाला जो गोल है इसी को हम लोग बोलते हैं फलक्रम, यानी कि इसके सेंटर से कि कुल जो साइज होता है वही इसका लंबाई होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि क्वेश्चन में आपको बताया गया कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग जो है ये आपका फलक्रम होंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि फलक्रम होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 47 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। और इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स बेबल गेज, ऑप्शन बी है बेबल प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल बेबल गेज, और ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सरफेस गेज। फ्रेंड्स आप इस चित्र को आप देख पा रहे होंगे, इस चित्र के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। एंगल की मार्किंग करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि इस कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या है, तो इस कोणीय मापक यंत्र का नाम है यूनिवर्सल बेबल गेज। कोण मापने के लिए, यानी कि एंगल की मार्किंग करने के लिए हम लोग इसका, एंगल की मार्किंग करने के लिए, मापने के लिए नहीं, एंगल की मार्किंग करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपका 3 भाग, जैसे कि ये पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, यानी कि एक जो है इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। और ये एक इसका ब्लेड होता है और ये इसका एक सहायक ब्लेड होता है। फ्रेंड्स 3 पार्ट होने की वजह से ये आसानी से कैसा भी जॉब है तो उसमें ये सेट हो जाता है और हम लोग एंगल की मार्किंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 48 नंबर क्वेश्चन, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए, फ्रेंड्स यहाँ पे भरने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइलिंग लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे भरने जो है मिस राइटिंग हो गया, यहाँ पे फाइलिंग लिख लेंगे। तो कोण को फाइलिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स 10 डिग्री के ऊपर संकीर्ण खांचे पर फाइलिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, ऑप्शन बी में है हाफ राउंड फाइल, ऑप्शन सी में है ट्रायंगुलर फाइल, और ऑप्शन डी में है नाइफ एज फाइल। तो फ्रेंड्स 10 डिग्री के ऊपर के संकीर्ण खांचे ऊपर फाइलिंग करने के लिए हम लोग जिस फाइल का प्रयोग करेंगे वो है नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल को हमें जैसे कि ताले की चाबी की दांत अगर बनाना होता है तो उसमें भी हम लोग नाइफ एज फाइल का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 49 नंबर क्वेश्चन, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। उस दोष का नाम बताइए जब
धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है फाइल बाइट, ऑप्शन बी में है फाइल की पिनिंग, ऑप्शन सी है फाइल की वाइपिंग और ऑप्शन डी है फाइल की ग्लेजिंग। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल की पिनिंग। पिनिंग ऑफ फाइल, जब हम लोग फिटर वर्कशॉप में वर्क पीस से फाइलिंग कर रहे होते हैं तो वो जो बुरादा निकलता है उसमें से वर्क पीस जो हम लोग फाइलिंग से घिसते हैं वर्क पीस पे, तो वो जो होता है सो वर्क पीस का जो कटा हुआ चिप्स होता है वो जो होता है फाइल के दांतों के बीच में जाकर के फंस जाता है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। अगर दांत ज़्यादा मात्रा में दांत अगर इस पे फंस जाता है, जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो वर्क पीस के सतह पे भी जो है सो उसके स्क्रैच दिखने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स उस दोष को हम लोग क्या कहेंगे, पिनिंग ऑफ फाइल कहेंगे। धातु के चिप्स जो है सो फाइल के दांतों के बीच में घुस जाते हैं, उसे हम लोग पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑप्शन इधर है, ऑप्शन बी में है वेब चीजल, ऑप्शन सी में है हाफ राउंड नॉच चीजल और ऑप्शन डी में है डायमंड पॉइंट चीजल। फ्रेंड्स ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए, ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का यानी कि किस चीजल का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा हाफ राउंड नोच चीजल। ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए हम लोग हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद इसके अलावा जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो ये ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए ऐसे चीजल जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का प्रयोग होता है, जहाँ पे हम लोग फाइलिंग नहीं कर पाते हैं, हेक्साइंग नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई ज़्यादा मात्रा में वर्क पीस को हमको काटना है तो वहाँ पे हम लोग चीजल का प्रयोग करते हैं। और मुख्य रूप से चीजल जैसे कि दो ही प्रकार के होते हैं, एक हॉट चीजल और एक कोल्ड चीजल। तो हम लोग फिटर वर्कशॉप में जो यूज करते हैं वो होता है कोल्ड चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन, इस फाइल का नाम बताएं। फ्रेंड्स ये फाइल को देख करके आपको पहचानना है। इसको ऑप्शन दिया गया है बैलेट फाइल, ऑप्शन बी में है रफलर फाइल, ऑप्शन सी में है क्रॉसिंग फाइल और ऑप्शन डी में है मिल्सा फाइल। फ्रेंड्स ये विभिन्न आकार आकृति में बना हुआ है, तो इस हम लोग जानते हैं कि ये विभिन्न आकृति में बना हुआ है। तो ये जो फाइल जो होते हैं ये रफलर फाइल होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना होता है जो जिसका क्रॉस सेक्शन बहुत सारा, जैसे कभी ट्रेंगुलर है, कभी हाफ राउंड में बना हुआ है, या कभी जो है सो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसका जो है सो विभिन्न प्रकार का क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। तो याद रखेंगे कि ये रेफलर फाइल ही है। वैसे फाइल हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। हम लोग वर्क पीस पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम लोग फाइल का प्रयोग करते हैं और यह प्रक्रिया फाइलिंग कहलाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे 52 नंबर क्वेश्चन, इस बाइस का नाम बताइए। फिर से आपको एक चित्र दे दिया गया है और इस क्वेश्चन में चित्र जो दिया गया है उसको पहचानना है। इसका ऑप्शन है पिन वाइस, ऑप्शन बी है पाइप वाइस, ऑप्शन सी है हैंड वाइस और ऑप्शन डी है मशीन वाइस। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पिन वाइस। पिन वाइस यानी कि छोटे छोटे वर्क पीस को पकड़ने के लिए हम लोग इसका यूज में लाते हैं। यहाँ पे इसका चक लगा हुआ है, इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क पीस को पकड़ लेते हैं। अधिकतर जो है पिन वाइस का प्रयोग जो घड़ी वॉच मेकर, जो घड़ी साज जो होते हैं, जो घड़ी बनाते हैं वॉच मेकर जो होते हैं, वही इसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। और छोटे वर्क पीस को पकड़ने के लिए हम लोग पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 53 नंबर क्वेश्चन, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है बेंच ग्राइंडर, ऑप्शन बी में है पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन सी है पेडेस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन डी है सरफेस ग्राइंडर। फ्रेंड्स हैवी ड्यूटी वर्क के लिए जो है हम लोग पेडेस्टल ग्राइंडर यानी कि ऑप्शन सी वाले पेडेस्टल ग्राइंडर का प्रयोग हम लोग करते हैं हैवी ड्यूटी के लिए। टूल को शार्प करना है या कटिंग टूल या कोई भी कटिंग करने के लिए या ड्रिलिंग वगैरह जो होता है जिस पे हम लोग उसके पॉइंट को शार्प करते हैं, तो वो सब जो है सीसी में करते हैं। यानी कि पेडेस्टल ग्राइंडर जो होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं हैवी ड्यूटी वर्क के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 54 नंबर क्वेश्चन, चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए
किस छेनी का यानी कि किस चीजल का उपयोग किया जाता है। जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है वेब चीजल, ऑप्शन बी में है फ्लैट चीजल, ऑप्शन सी में है क्रॉस कट चीजल और ऑप्शन डी में है डायमंड पॉइंट चीजल। फ्रेंड्स, चेन ड्रिलिंग के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेब चीजल। चेन ड्रिलिंग के बाद हम लोग मटेरियल को अलग करने के लिए वेब चीजल का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 55 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। यानी कि लकड़ी के कामों का जो काम करते हैं, जो आरी के जो दांत होते हैं उसको शार्प करने के लिए, उसको तेज करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन है बैरेट फाइल, ऑप्शन बी है टिंकर फाइल, ऑप्शन सी है मिल सा फाइल और ऑप्शन डी है रेफलर फाइल। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिल सा फाइल। इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, मिल सा फाइल का प्रयोग करेंगे। लकड़ी के कामों जो बढ़ई लोग करते हैं तो उसके आरी के दांतों को हम लोग तेज करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करेंगे। तो वो मिल सा फाइल का प्रयोग हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 56 नंबर क्वेश्चन। हैंडल हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। हथौड़े का जो वेट होता है, जो वजन होता है, वो उसको कहाँ पे दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए फेस पर, ऑप्शन बी पिन पर, ऑप्शन सी चिक पर, ऑप्शन डी आई होल पे। तो फ्रेंड्स, हथौड़े का यानी कि हैमर का जो वजन होता है वो चिक पे दर्शाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी चिक पे ही दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हैमर जो होते हैं वो कास्ट स्टील के बने होते हैं या ड्रॉप फोर्ज स्टील के बने होते हैं। कोई भी ठोकने पीटने का कार्य है या कोई मुड़ा हुआ जॉब को सीधा करना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हैमर का प्रयोग करते हैं। आप सब ऑप्शन देख पा रहे होंगे, फेस, पिन, चिक, आई होल, ये सब जो है सो हैमर के पार्ट्स होते हैं। फ्रेंड्स, इसके पिन और फेस को जो है सो हार्ड और टेम्पर किया जाता है। सामान्य तौर पर अगर हमें मार्किंग करना होता है तो 250 ग्राम भार वाले हैमर का प्रयोग करते हैं। और इसका जो क्वेश्चन में दिया गया है कि हथौड़े के वजन कहाँ पे दर्शाया जाता है, तो वो चिक पे ही दर्शाया जाता है। और ये वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्म रखा जाता है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 57 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो निकासी कोण दिया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस कोण बोलेंगे, क्लियरेंस एंगल बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका यहाँ पे वर्क पीस पे हम लोग अगर हम लोग क्या करते हैं कि 1 मिनट, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, अगर वर्क पीस पे हम लोग कटिंग करते हैं, चीजल से हम लोग यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, तो ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। और ये वाला जो होता है ये होता है रैक एंगल। और ये वाला हिस्सा तो पॉइंट है, ये तो कटिंग कर ही रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये इसका पॉइंट एंगल हो गया, यानी कि कटिंग एंगल हो गया। तो अगर मान लीजिए अगर चीजल जो है यहाँ पे इसका क्लियरेंस एंगल है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो क्लियरेंस कोण है अगर उसको कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा। अगर ये अगर कम देंगे तो क्या कर देगा, चीज़ फिसल नहीं जाएगा। अगर क्लियरेंस कोण अधिक होगा तब जाकर के जॉब में क्या करेगा, तब जाके जॉब में कटिंग करेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए अगर ये हमारा वर्क पीस पे कटिंग करने का कार्य चल रहा है, कोई भी अगर चीजल है ये वर्क पीस पे अगर काटने का कार्य करेगा तो ये वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। और ये वाला एंगल ये रैक एंगल है। और ये वाला हिस्सा पूरा जो है जिसे काट रहा है इसका कटिंग पॉइंट हो गया या कटिंग पॉइंट हो गया। तो ये वाला यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर क्लियरेंस एंगल अगर कम है, क्लियरेंस एंगल जो है यदि कम है तो क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए कह रहा है कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। ऑप्शन बी है कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट और गहरा होगा। ऑप्शन सी है कटिंग एज टूट जाएगी। और ऑप्शन डी है छेनी की कटिंग एज
सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है, अगर मान लीजिए कटिंग, अगर इसका सही आंसर पहले बता दें, सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई, मान लीजिए यहाँ पे अगर चीजल है, तो जैसे यहाँ पे चीजल से, यहाँ पे चीजल जो है सो कटिंग कर रहा है कोई भी वर्क पीस पे, यहाँ से जॉब की सतह के बीच को जो बनता है ये हमारा छेनी है, तो ये हो गया क्लियरेंस एंगल। ये वाला इसका हो गया पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल, जिससे ये काट रहा है, और ये वाला हिस्सा जो बच गया इसको हम लोग बोलते हैं रैक एंगल। तो फ्रेंड्स यहाँ बताया कि अगर रैक एंगल कम हो जाएगा, यानी कि चीजल जो है सो और झुक जाएगा, चीजल जो है सो और झुक जाएगा, तो जब चीजल और झुक जाएगा तो ये क्या वर्क पीस को काट पाएगा या फिसल जाएगा, यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो अगर क्लियरेंस एंगल को अगर कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, कटिंग एज में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी, यानी कि चीजल जो है वो स्लिप कर जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 58 नंबर क्वेश्चन, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या है। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है डक्टिलिटी, ऑप्शन बी है टेनासिटी, ऑप्शन सी है इलास्टिसिटी और ऑप्शन डी है मेलेबिलिटी। तो फ्रेंड्स टूटे बिना तन्यता बलों यानी कि टेंसाइल लोड को जो सहेगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी टेनासिटी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेनासिटी, यानी कि टेंसाइल लोड को सहन करता है। डक्टिलिटी जो होता है, अगर वर्क पीस को तार के रूप में खींचना होता है तो डक्टिलिटी का प्रयोग, अगर वर्क पीस को क्या करना होता है, तार के रूप में खींचना होता है तो डक्टिलिटी का प्रयोग करेंगे। इलास्टिसिटी होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग जो होता है वो इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल हो गया। लोड पड़ा तो फैल जाता है, जो भी कार्य के अनुसार उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, और लोड हटाने पे वो फिर अपने पुनः जो उसकी आकृति है उसमें आ जाता है। मेलेबिलिटी होता है, अगर उसको पीट पीट के चादर के रूप में फैलाना होता है तो उसमें यूज करते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी यानी कि उसका गुण का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेनासिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स 59 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। फ्रेंड्स आप इसका ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए में है एनविल, ऑप्शन बी में है थिम्बल, ऑप्शन सी में है स्पिंडल और ऑप्शन डी में है स्पिंडल लॉक। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा एनविल। ये क्या है, ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर, इस पर इसका रेंज भी लिखा हुआ है 50 से 75 mm तक है। फ्रेंड्स ये जो होता है निकेल क्रोमियम स्टील या इनवार स्टील के बने होते हैं। माइक्रोमीटर जो होते हैं वो निकेल क्रोमियम स्टील या इनवार स्टील के बने होते हैं। और ये इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला ये जो टोटल हिस्सा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम पे ही इसका लिस्ट काउंट और इसका रेंज भी लिखा होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, ये वाला जो है भाग पूछा गया है फ्रेंड्स, ये वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 60 नंबर क्वेश्चन, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन दिया गया है 0.01 mm, ऑप्शन बी है 0.001 mm, ऑप्शन सी है 0.02 mm और ऑप्शन डी है 0.002 mm। फ्रेंड्स मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है वो है ऑप्शन नंबर ए 0.01 mm। अगर नीचे वाला देखिए 0.001 mm तो ये हो जाता है वर्नियर माइक्रोमीटर का, ये जो है mm के लिए वर्नियर माइक्रोमीटर का हो जाएगा। और ऑप्शन सी में है 0.02 mm तो ये वर्नियर कैलिपर को हम लोग बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर का अगर मीट्रिक प्रणाली में पूछता है कि कितना लिस्ट काउंट, तो 0.02 mm। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है, तो इसका है ऑप्शन 0.01 mm। इंचेज में बोलेंगे 0.001 इंचेज। अगर यही इंचेज में हो जाएगा तो 0.001 इंचेज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ समझ आ गया ना, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी कितना हो गया, 0.01 mm। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 61 नंबर क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम बताइए।
यहाँ पे जो है x के रूप में यहाँ वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा में बताया गया है x के रूप में जो है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। फ्रेंड्स आप इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 61 का ऑप्शन ए में दिया गया है लिप, ऑप्शन बी में दिया गया है लैंड, ऑप्शन सी में दिया गया है फ्लैंक और ऑप्शन डी में दिया गया है पॉइंट एंगल। फ्रेंड्स आप चित्र को देख पा रहे होंगे, ये ड्रिलिंग मशीन का एक पार्ट है जिसको हम लोग ड्रिल बोलते हैं, या इसको हम लोग ड्रिल बिट भी बोलते हैं, या हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताया गया है कि चिन्हित भाग का नाम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट एंगल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइंट एंगल। ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी वाला जो होगा सही आंसर वो करेक्ट हो जाएगा, पॉइंट एंगल है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 62 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। ऑप्शन है पिन टेपर दिया जाता है, ऑप्शन बी है मीट्रिक टेपर, ऑप्शन सी है मोर्स टेपर और ऑप्शन डी है जर्नो टेपर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर्स टेपर। फ्रेंड्स हम लोग जितना भी फिटर वर्कशॉप में यूज में लाए हैं, वो ड्रिलिंग मशीन के लिए हो या कोई लेथ मशीन के लिए हो, तो जो भी हम लोग जो टेपर में यूज में लाते हैं वो सब होता है मोर्स टेपर। फ्रेंड्स ड्रिल बिट जो हम लोग यूज में लाते हैं वो MT 0 से लेकर के MT 5, यहाँ पे MT का मतलब हो गया मोर्स टेपर। MT का मतलब क्या हो गया, MT का मतलब हो गया मोर्स टेपर, ऑप्शन सी। यानी कि ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, तो वो दिया जाता है मोर्स टेपर दिया जाता है, ऑप्शन सी। 63 नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 63 नंबर क्वेश्चन, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी है स्लीव, ऑप्शन सी है पंच और ऑप्शन डी है हैमर। फ्रेंड्स मशीन स्पिंडल से अगर ड्रिल या सॉकेट को या स्लीव को, अगर स्लीव भी रहता तो सही आंसर, जैसे यहाँ पे स्पिंडल से ड्रिल निकालने के लिए, सॉकेट निकालने के लिए या स्लीव भी रहता तो उसको निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे ड्रिफ्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। मशीन स्पिंडल से अगर ड्रिल बिट निकालना है, स्लीव निकालना है या सॉकेट निकालना है तो हम लोग उसमें ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। जिस मशीन पे चक्की में हम लोग ड्रिल बिट को लगाते हैं, चक में लगाते हैं, तो उसको निकालने के लिए या कसने के लिए चक्की का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिसमें डायरेक्ट स्पिंडल में फिट होगा, वो ड्रिल फिट हो जाए, सॉकेट लगाना हो या स्लीव लगाना हो, तो उसको निकालने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। अगर चक में फिट होता है तो उसको निकालने के लिए या कसने के लिए चक्की का इस्तेमाल करते हैं। और ये ड्रिफ्ट जो होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम क्या है। इसको ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है बॉक्स टाइप टैप रिंच, ऑप्शन बी है टी हैंडल टैप रिंच, ऑप्शन सी है सॉलिड टाइप टैप रिंच और ऑप्शन डी है डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच। तो फ्रेंड्स प्रतिबंधित स्थानों पे हम लोग जो यूज करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी हैंडल टैप रिंच का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 65 नंबर क्वेश्चन, ISO मीट्रिक थ्रेड में M10x1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करें। फ्रेंड्स इसका जो होता है ये आप इसको फार्मूला निकालने के लिए निकालना पड़ता है। जैसे टैप ड्रिल साइज, जैसे टैप ड्रिल साइज लिखा हुआ है, टैप ड्रिल साइज। तो टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है मेजर डाया में से 1.22 इंटू डी, यानी कि जो टेप ड्रिल साइज बराबर फार्मूला ही होता है मेजर डाया मतलब जो बड़ा व्यास होता है वो, उसमें से हम लोग 1.22 और गुना जो होता है यहाँ पे जैसे कि टैप ड्रिल साइज को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मेजर डाया में से 1.22 इंटू पिच, वहाँ पे डी, पिछला थोड़ा देर पहले डी लिखा गया था, पिच होता है पिच। यहाँ पे जो ये दिया गया है 1.5, ये है क्या है, ये पिच है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है मेजर डाया, यहाँ जो दिया गया है M10, यानी कि मेजर डाया कितना दिया गया है 10 में से 1.22 गुना पिच कितना है 1.5। इसको सॉल्व करेंगे
तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8.2 mm। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 66 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। ड्रिलिंग मशीन में फीड की इकाई क्या है? और इसके ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए में दिया गया है एम प्रति REV। REV का मतलब होता है फ्रेंड्स रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब टोटल दिया है, रिवोल्यूशन पर मिनट दिया गया मतलब चक्कर प्रति मिनट, यानी कि चक्कर प्रति मिनट के लिए रिवोल्यूशन लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एम प्रति REV, ऑप्शन बी में दिया गया है MM प्रति REV, ऑप्शन सी में दिया गया है एम प्रति मिनट, ऑप्शन डी में दिया गया है MM प्रति मिनट। फ्रेंड्स 66 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन में दिया गया है ड्रिलिंग की फीड के बारे में पूछा गया है। फीड के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स एक मिनट, ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, RMM प्रति रिवोल्यूशन, यानी कि MM प्रति रिवोल्यूशन, यानी कि चक्कर प्रति मिनट। अगर यही स्पीड के लिए पूछता तो वो स्पीड के लिए पूछता तो ये बता देते। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है क्या चीज़? क्वेश्चन में दिया गया है ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई पूछ रहा है, तो फीड की इकाई पूछ रहा है तो ऑप्शन बी। अगर यही स्पीड के लिए पूछता तो क्या हो जाता? ऑप्शन डी, स्पीड के लिए पूछता तो। नेक्स्ट है फ्रेंड 67 नंबर क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। इसको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है बीम, ऑप्शन बी में है फिक्स्ड बार, ऑप्शन सी में है डेप्थ बार, ऑप्शन डी में है थंब लीवर। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये है वर्नियर कैलिपर। ये क्या है? ये है वर्नियर कैलिपर। तो इससे अगर हमें जॉब की बाहरी माप लेनी होती है तो ये दोनों के बीच में रखते हैं। आंतरिक माप लेना होता है तो यहाँ पे वर्कपीस को रखा जाता है। गहराई नापना होता है तो ये जो बीम होते हैं इससे हम लोग मापने का कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित, यानी कि ये वाला हिस्सा का भाग पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीम, यानी कि जॉब का गहराई मापने के लिए हम लोग बीम का प्रयोग करते हैं। वैसे हम लोग जॉब का अगर आउटसाइड डायमीटर नापना है तो यहाँ पे लगाएंगे वर्कपीस को, अगर इनसाइड नापना होता है तो ये दोनों जाके बीच में रखेंगे, आउटसाइड के लिए ये दोनों जाके बीच में रखेंगे, और गहराई जांचने के लिए इस डेप्थ बीम, इसे हम लोग डेप्थ बीम भी बोलते हैं या सीधा बीम बोलते हैं। तो इसका जो है प्रयोग, सॉरी फ्रेंड्स आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार फिर से। जैसे यहाँ पे अगर रखेंगे वर्क पीस को तो जॉब का आंतरिक माप कर देगा, यहाँ पे रखेंगे तो जॉब का बाहरी माप कर देगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, यानी कि ये डेप्थ बीम के बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेप्थ बार। डेप्थ बार इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का प्रयोग हम लोग आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर या गहराई को मापने के लिए यूज में लाते हैं। इसका सही, ये वाला हिस्सा का सही आंसर क्या हो जाएगा? डेप्थ बार। इससे हम लोग गहराई जांचते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 68 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। संयोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की जो परिशुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है, वो क्या है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 1 डिग्री, ऑप्शन बी में है 5 डिग्री, ऑप्शन सी में है 5 मिनट और ऑप्शन डी में है 5 सेकेंड, या यहाँ पे इंच की जैसे करते हैं 5 सेकेंड। फ्रेंड्स तो इसका जो सही आंसर होगा संयोजन सेट में यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर होते हैं, वो प्रोटेक्टर जो होता है वो 1 डिग्री एक्यूरेसी के साथ जो है सो जॉब को मापता है। प्रोटेक्टर हेड में जैसे कि अगर ये कॉम्बिनेशन सेट है तो कॉम्बिनेशन सेट में 3 सेट होते हैं। एक जो होता है वो आपका होता है कौन सा? एक तो प्रोटेक्टर हेड के बारे में पूछ लिया, लेकिन सबसे पहले जो सेट होता है वो होता है स्क्वायर हेड, दूसरा होता है प्रोटेक्टर हेड, और तीसरा जो होता है वो होता है सेंटर हेड। तीसरा क्या होता है? वो होता है सेंटर हेड। तो फ्रेंड्स इसमें 3 हेड होते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसका एक्यूरेसी कितना होता है? तो 1 डिग्री होता है। और प्रोटेक्टर हेड इसमें जो कॉम्बिनेशन सेट जो होता है वो एक प्रकार का मार्किंग, मेजरिंग और चेकिंग,
इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि तीनों काम, मार्किंग का कार्य, मेजरिंग का कार्य, चेकिंग का कार्य भी हम लोग कर सकते हैं। मार्किंग कार्य के क्योंकि जो इसके स्क्वायर हेड होते हैं, स्क्वायर हेड में जो होते हैं स्क्राइबर लगा होता है, जिससे हम लोग मार्किंग का कार्य कर लेते हैं। प्रोटेक्टर हेड से हम लोग मेजरिंग का कार्य कर लेते हैं, कोई भी एंगल मापना है 1 डिग्री एक्यूरेसी के साथ तो माप सकते हैं। और चेकिंग के लिए अगर कोई राउंड जॉब है, उसका सेंटर वगैरह निकालना है तो कर सकते हैं। और स्क्वायर हेड में हम लोग 90 डिग्री और 45 डिग्री डायरेक्ट को हम लोग चेकिंग कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स जो कॉम्बिनेशन सेट होते हैं, इसमें स्पीड लेवल भी होता है, प्रोटेक्टर हेड में लगा हुआ होता है, सेंटर हेड में भी लगा होता है, जिससे सतह की समतलता की हम लोग जांच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कॉम्बिनेशन सेट का जो प्रोटेक्टर हेड का एक्यूरेसी कितना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 डिग्री। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 69 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। ऑप्शन दिया गया है 0.02 mm पर 10 mm लेंथ के लिए, यानी कि प्रति 10 mm लंबाई के लिए। ऑप्शन बी दिया गया है 0.004 mm प्रति 10 mm लंबाई के लिए। ऑप्शन दी गया है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ लंबाई के लिए। और ऑप्शन डी दिया गया है 0.001 mm पर 10 mm लेंथ लंबाई के लिए। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ के लिए। फ्रेंड्स हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कोई भी वर्क पीस का स्क्वायरनेस, फ्लैटनेस जांचना होता है तब, या कोई सीधा लाइन 90 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन खींचना है तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, या 90 डिग्री की चेकिंग करनी होती है तो भी हम लोग ट्राई स्क्वायर से 90 डिग्री का चेकिंग भी कर सकते हैं। तो फिटर वर्कशॉप में हम लोग मुख्य रूप से जो ट्राई स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में गुनिया बोलते हैं, तो उसका प्रयोग जो है हम लोग जॉब का स्क्वायरनेस, फ्लैटनेस या 90 डिग्री की चेकिंग करने के लिए यूज में लाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता कितनी होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई के लिए, यानी कि प्रति 10 mm लंबाई के लिए जो इसकी एक्यूरेसी है वो है 0.002 mm। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 70 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। निशान देखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया है डॉट पंच, पिन पंच, बेल पंच, और ऑप्शन डी में है सेंटर पंच। तो फ्रेंड्स अगर हम वर्क पीस पे फिटर वर्कशॉप में अगर मार्किंग करते हैं, मार्किंग करने का कार्य करते हैं, तो निशान दिखने के, यानी कि मार्किंग को अस्थायी करने के लिए जो हम लोग पंच यूज में लाते हैं वो पंच होता है डॉट पंच, जिसका एंगल कितना होता है, जिसका एंगल होता है 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री पे हम लोग डॉट पंच का जो एंगल होता है, डॉट पंच का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। तो मार्किंग लाइन को अस्थायी करने के लिए या निशान दिखने के लिए मार्किंग लाइन क्या, उसके लिए हम लोग डॉट पंच का इस्तेमाल करते हैं, और ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 71 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। जिसका ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, पहला है ऑप्शन ए में जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी है आउटसाइड कैलिपर, और ऑप्शन डी है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको उस कैलिपर का नाम बताना है जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स जिसका सही आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर, ऑप्शन ए। इसका जो होता है एक टांग जो होता है वो 45 डिग्री पर अंदर की ओर मुड़ा होता है, और इसका अन्य नाम भी आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि इसका अन्य नाम ऑडलैक कैलिपर या हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग जो होता है वो मुड़ा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जेनी कैलिपर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 72 में, यहाँ पे बताया गया है कि सतह गेज यानी सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। फ्रेंड्स इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में है नट, ऑप्शन बी में है स्नग, ऑप्शन सी में है स्पिंडल, और ऑप्शन डी में है स्क्राइबर। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्नग। फ्रेंड्स ये इसे हम लोग जैसे कि जितने में बताया ही गया है कि ये सरफेस गेज है, लेकिन ये सरफेस गेज के अलावा हम लोग इसे मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। ये एक प्रकार का मार्किंग और चेकिंग टूल है।
और ये दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स टाइप का और यूनिवर्सल टाइप का। तो फ्रेंड्स कभी कोई क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सरफेस गेज में जो स्क्राइबर को जो पकड़े रखता है उसका नाम क्या है, तो वो है स्नग। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।